नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में देरी की वजह से पीछे किसका बीजेपी संगठन का चुनाव। निकाय चुनाव के बाद होंगे संगठन के चुनाव, कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण। शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा विभाग, खिलाड़ियों को मिलेगा 4% का लाभ। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर उठे फिर सवाल। अंकिता के परिवार ने की विधायक को केस में आरोपी बनाने की मांग। सवाल, कब मिलेगा अंकिता भंडारी को इंसाफ। और देहरादून की नदी नालों में कूड़ा डालने वालों की अब खैर नहीं, नगर निगम ने अपनाया सख्त रुख, जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की भी दी चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में लगातार देरी की वजह से अब बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव भी पीछे खिसक गए हैं, जिसे अब बीजेपी हाईकमान ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसी बहाने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी ने अपने संगठनात्मक चुनाव को पीछे कर दिया है। पहले दिसंबर तक संगठन के चुनाव पूरे होने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन संभव माना जा रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव होंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि निकाय चुनाव की वजह से प्रदेश बीजेपी संगठन द्वारा हाईकमान से आग्रह किया गया था, जिसे हाईकमान से भी मंजूरी मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पूरे देश भर में अब संगठनात्मक चुनाव का जो चरण चल रहा है, उसमें हमारे राज्य में भी संगठन के चुनाव अभी प्रस्तावित होने हैं, जिसको लेकर के क्योंकि हमारे राज्य में अभी निकाय चुनाव भी प्रस्तावित और निकाय चुनाव की तैयारी चल रही, निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया गया था कि हमारे जो निकाय चुनाव जो प्रस्तावित हैं, हमारे संगठन चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ होने से कहीं ना कहीं उसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर के क्योंकि हमारे कार्यकर्ता निकाय चुनाव में व्यस्त रहेंगे, इसलिए किसी प्रकार से संगठन का चुनाव भी और निकाय चुनाव भी प्रभावित न हो, इसको लेकर के आग्रह किया गया था। तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हमको 15 जनवरी के बाद प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए कहा गया। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव और संगठनात्मक चुनाव एक साथ होने की वजह से बीजेपी को उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ती जो निकाय चुनाव में टिकट या संगठन में खुद को एडजस्ट करना चाहते हैं, और ऐसे में ना तो टिकट मिलता और ना ही संगठन में जगह। अब बीजेपी के इस कदम पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खुद को बड़ा संगठन बताती है, लेकिन दो चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रही है। बीजेपी अंदर से कितनी कमजोर है जो हर चुनाव को हार की वजह से प्रदेश में टालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बस का क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। पहले आप छात्र संघ चुनाव नहीं होने देंगे, फिर आप निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। 1 साल का वक्त बीत गया है, निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए, पंचायतों का कार्यकाल भी अब समाप्त हो गया, आप वो भी नहीं करवा रहे प्रदेश के अंदर। और मजे की बात यह है कि अपने संगठन का चुनाव भी आप नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि आपको निकाय चुनाव में अपना सुपड़ा साफ होने का डर सता रहा है, इसलिए आप पूरा फोकस जो है निकाय चुनाव में करना चाहते हैं। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव पीछे खिसकने से पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जहां इंतजार करना होगा, तो वहीं इंतजार निकाय चुनाव के जल्द संपन्न होने का भी रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब खेल विभाग जल्द ही खिलाड़ियों के आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजने जा रहा है। आपको बता दें कि खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती पर 4% आरक्षण देने का लाभ देने जा रही है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है, इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं, इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले,
इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किया हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो हैं वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। आपको बता दें कि सीएम धामी महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर जिन जिन सीटों पर प्रचार प्रसार किया है, बीजेपी ने उन सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये जो पूरा मामला है, अंकिता हत्याकांड अभी भी अनसुलझा है। समय समय पर इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से अंकिता भंडारी के माता पिता ने सवाल खड़े करते हुए बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को इस पूरे केस में आरोपी बनाने की मांग की है। यह रिपोर्ट देखिए। अब भी अनसुलझा है अंकिता भंडारी हत्याकांड। सवालों के घेरे में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट। अंकिता के परिवार ने की विधायक को आरोपी बनाने की मांग। कब मिलेगा उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ? ये है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता, जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटी का नाम सुनते ही मां की आंखें छलक उठती हैं, तो पिता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जिगरा मजबूत किए आगे बढ़ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच अंकिता के परिवार ने यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस हत्याकांड में विधायक रेणु बिष्ट को आरोपी बनाने की मांग की है। मुख्य पैरोकार आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विधायक को साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाने की मांग की है और अब तक उनके बयान दर्ज नहीं होने पर गंभीर आपत्ति जताई है। जो रिजॉर्ट जिस रिजॉर्ट में जिस कमरे में मेरी लड़की रहती थी वो रिजॉर्ट तोड़ा गया और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, खुद गवाह के बयानों में दीपक अरोड़ा द्वारा कहा गया कि रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट तोड़ा गया और कोर्ट ने अभी उनको आरोपी सिद्ध नहीं किया गया। फिर दूसरा ये कि जो पुलकित है अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, रेणु बिष्ट और अजय कुमार, इनकी कॉल डिटेल कंगाली जाए। ये मैंने पहले एक ज्ञापन भेजा था, बहुत पहले भी मैं कहते आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक बिल्कुल एसआईटी बिल्कुल चुपचाप मौन धारण कर रही है। बता दें कि अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका पहले से ही संदेह के घेरे में रही है, लेकिन अभी तक रेणु बिष्ट को आरोपी नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि कोर्ट में जेसीबी चालक ने जो राज उगला, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि रेणु बिष्ट पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा। 23 सितंबर 2022 की रात जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही में बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़ी गई। उसके बाद देर रात 1 बजे फिर से रिजॉर्ट को तुड़वाया गया। स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को खास तौर पर तोड़ने का आदेश दिया था। अब अंकिता भंडारी का परिवार इसी आधार पर बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को आरोपी बनाने की मांग कर रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है नवनिर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जनपद को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। देहरादून की नदी नालों में कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि नगर निगम अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। आपको बता दें कि तक नगर निगम की टीम ने बिंदाल नदी के किनारे कूड़ा डालने वाले 76 लोगों का चालान किया है, जबकि एक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और इसके अलावा कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा कूड़ा आसानी से नदी और नालों में डाल दिया जाता है, जबकि हमारे डोर टू डोर व्हीकल हैं उनमें कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। इसको लेकर के एक लगातार अभियान जारी है। जो भी व्यक्ति नदियों में
या नालों में ऐसे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, व्यक्तिगत चालान भी किए जा रहे हैं। और कोई संस्था या कोई एजेंसी भी अगर इस तरह का उल्लंघन कर रही है तो उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अभी तक हमने व्यक्ति विशेष के 76 चालान अभी तक किए हैं और इसके अतिरिक्त जो बल्क जनरेटर भी कूड़ा नदियों में डाल रहे हैं उनके भी बड़े चालान हम लोगों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि लोग नदी नालों में कूड़ा न फेंकें। उधर हल्द्वानी के उखलकांडा में जमीन फर्जीवाड़े को लेकर बीजेपी विधायक राम सिंह केड़ा ने ग्रामीणों के साथ डीआईजी से मुलाकात की है। विधायक ने बताया कि गोलापार के रहने वाले दीपांशु बेलवाल नाम के शख्स ने भोले भाले ग्रामीणों को जमीन के नाम पर जालसाजी कर उनसे 1,57,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। वहीं डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने इस पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति ने मेरे लोगों के साथ फ्रॉड किया है और उसने पहले मेरे लोगों को बहकावे में लाने का काम किया और लगभग 25-30 लोग मेरे ऐसे हैं जिनसे उनने धोखाधड़ी में ज़मीन की रजिस्ट्री कराई और जब मेरे लोग रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज की बारी आई तो मेरे लोगों को तब इनके संज्ञान में आया कि हमारे संग फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आज इससे पूर्व में भी मैंने कमिश्नर साहब से भी अभी मेरे पास माननीय विधायक जी आए थे और वो एक प्रकरण को लेकर आए थे जिसमें एक व्यक्ति ने करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को ज़मीन दिलाने का वायदा करके उनसे करीब 1.5 से अधिक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और न उनके पैसे उसने वापस किए हैं न उनको कोई ज़मीन दिलवाई है। तो ये सीधा सीधा देखने पर एक फ्रॉड का मामला लग रहा है जिसमें कि विधि के अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। वहीं उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में डीएम ने खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की चर्चा की। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे 28 तारीख से स्टार्ट होने लगभग 53 दिन रह गए और कल भी कमिश्नर साहब द्वारा इसमें निरीक्षण किया गया था। हम लोगों ने आज इसमें पूरी ये तैयारी की कि प्रशासन के साथ हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे काम करेगी, प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हम लोगों को कैसे इसको पूर्ण करना है समयबद्ध तरीके से और किन डिपार्टमेंट्स को क्या क्या अभी बजट की उपलब्धता करानी है उस पर भी पूरी चर्चा की गई है और पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली जाएगी। अल्मोड़ा जैसे बस सड़क हादसे के बाद अक्सर सवाल उत्तराखंड परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि परिवहन विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है। जरूरत के हिसाब से फील्ड में काम करने वाले ना तो परिवहन विभाग की सफाई है और ना ही चालक। ऐसे में जब इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है, सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो हमेशा सवाल जो है वो परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर ही खड़े होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीने सड़क हादसों के लिहाज से बेहद खराब रहे हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में हुए बस हादसे के कारण परिवहन विभाग के अधिकारियों को निलंबित तक करना पड़ा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि परिवहन विभाग राज्य भर में वाहनों के एनफोर्समेंट के लिए तैयार ही नहीं है। विभाग के पास कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। उत्तराखंड संभागीय परिवहन विभाग में कर्मियों की मौजूदगी का आंकड़ा देखा जाए तो ये काफी चौंकाने वाला है। फील्ड स्तर पर देखा जाए तो एनफोर्समेंट के लिए सिपाही का पद बेहद अहम होता है। आंकड़े ये जाहिर करते हैं कि फील्ड में काम करने वाले सिपाही परिवहन विभाग के पास पर्याप्त संख्या में मौजूद ही नहीं है। परिवहन विभाग में सिपाही के 215 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 65 पदों पर ही रेगुलर सिपाही की तैनाती है। हालांकि इस कमी को देखते हुए 110 पदों पर सिपाही की भर्ती करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भी भेजा गया। खास बात यह है कि आयोग ने भी काफी तेजी से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। प्रक्रिया को पूरा करते हुए रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं। अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया का कहना है कि जल्द ही इस भर्ती की तकनीकी खामियों को खत्म करते हुए नए रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। इसका रिजल्ट करीब करीब तैयार हो गया है। इसमें असली में दिक्कत थोड़ा विलम्ब के कारण बताऊँ मैं आपको, क्योंकि इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम थे। कुछ डिपार्टमेंट में केवल क्वालिफाइंग था और कुछ डिपार्टमेंट में उनके फिजिकल के नंबर जुड़ने थे, तो उसको थोड़ा सा समय लग गया। हमारा कंप्लीट हो गया रिजल्ट हमारा।
हमारी कोशिश है कि इस सप्ताह हम इसका रिजल्ट निकाल करके रिकमेंडेशन संबंधित विभाग को भेज दें। मतलब परिवहन विभाग को जल्दी ही सिपाही के पद को लेना। अब बिल्कुल परिवहन और एक्साइज दोनों को समय इसी सप्ताह हम कोशिश करेंगे कि इनकी रिकमेंडेशन हम भेज दें। प्रदेश में सड़क हादसे होने के बाद परिवहन विभाग पर ही सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज तक परिवहन विभाग में चालकों के ढांचे को बढ़ाया नहीं जा सका है, साथ ही सिपाही की भी भर्ती नहीं हुई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत प्रशासन ने कुसुमखेड़ा तिराहे के पास गुलाबी बिल्डिंग पर पीला पंजा चलाया और इस कार्रवाई को लेकर एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को वक्त दिया गया था, बावजूद इसके जगह को खाली नहीं किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि कुसुमखेड़ा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण के साथ ही घंटाघर जैसा एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो शहर की पहचान बनेगा। देखिए, यहाँ पे कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी जिसे निरस्त कर दिया गया है और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें, तो इसमें काफ़ी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित करें। वहीं देहरादून स्थित डोईवाला में दूधली मोथरो वाला मार्ग पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते 4 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का ऐलान किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सड़क चौड़ीकरण की जो योजना थी उस पर अमल नहीं लाया गया, जिसके बाद लगातार स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और उनकी मांग पूरी न होने पर अब स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक से जब मांग रहे हैं कि आप 10-10 काम जो जरूरी काम है आप लिख के दें और हम उन कामों को करेंगे। क्या कारण है कि पिछले 2.5 साल से लगातार दूधली क्षेत्र की जो ये रोड है, ये खाली दूधली क्षेत्र की नहीं है, इसे पूरा उत्तराखंड इस्तेमाल करता है। क्या काम है कि ये काम जरूरी काम नहीं है? इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने लोगों ने अपने परिवार वालों को खो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम तो मजबूरी में हम लोगों ने बोल दिया कि हम तो अब लास्ट चारा हमें है कि जहाँ तक विरोध प्रदर्शन होगा हम करेंगे और जो भी करना हो इस सड़क को बनाने के लिए हम लोग करेंगे। बजट की वजह से शासन में गया हुआ है, जैसे ही बजट आ जाएगा तो हम जिसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसा है सर, यहाँ पर जो मीटिंग हुई है आज हम लोग भी आए थे यहाँ पर, तो जो साहब बात कह रहे हैं कि जाम करने की, तो हम भी जो है अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएंगे कि इस पर जो है शीघ्र कार्रवाई करें, पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए। वहीं लालकुआं में लाखों रुपए की लागत से बना एनडी तिवारी बारात घर क्षेत्र वासियों के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। दरअसल इस बारात घर का किराया और जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब क्षेत्रवासियों का कहना है कि उचित रखरखाव न होने के चलते बारात घर जो है वो खस्ता हाल में है। स्थानीय लोगों की मांग है कि किराया कम किया जाए और जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी बेहतर हो। उसमें सुविधाओं के नाम पे जीरो है, इसलिए जीरो है कि जितने पैसे वो वसूलते हैं 15,500 रुपये और पानी का अलग और मोबाइल वैन का अलग, जितने पैसे वसूलते हैं वो सुविधाएं नहीं है। ना तो वहाँ पर फील्ड की अच्छी व्यवस्था है, फील्ड में इतने गड्ढे हैं वहाँ कि लोग बरसात में पानी भर जाता है, वो पानी भरने की वजह से क्या कीचड़ हो जाती है। तो जो टेंट जो बाहर के लोग लगाते हैं, जो लोग शादी करवाते हैं, अन्य कराते हैं, तो उस टेंट में सब बर्बादी है। तो इसलिए नगर पंचायत को जनता की सुविधा के लिए अगर वो बनाया है तो जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक तो उसका पैसा कम करना चाहिए। उधर बाजपुर में धामी सरकार लीज भूमि पर व्यापार करने वाले लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। प्रशासन ने व्यापारियों के लिए लीज भूमि को अगले 30 सालों के लिए नवीकृत करने का फैसला लिया है। सरकार के उठाए इस कदम के बाद व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक ये बात लाना चाहता हूँ कि हम लोग जो बाजपुर के लीज धारक हैं, ये बाजपुर हम लोगों का ही, हमारे बुजुर्गों का ही बसाया हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनतें करी हैं, आज उसी के बल पे बाजपुर बसा है।
30-35 साल हो गए हैं। सन 1990 से लेके आप ये देखिए कि उस सन 1990 से लेके और अब आज 2024 आ गया है, एंड की तरफ बढ़ रहा है, और जो हमारी लीज आज नवीनीकरण की और अंतिम चरण में है, बस एक समझ लीजिए निबंधक ऑफिस में पहुंचनी रह गई है। और ये आज बहुत खुशी का अवसर है। हम अब गौरव शर्मा जी भाजपा नेता के नेतृत्व में और आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारी जो ये लीज मंजूरियां हुई हैं लगभग हो चुकी हैं, यानी कि तो इसमें हमें अत्यंत हर्ष का हमें अनुभव हो रहा है। वहीं मंगलोर के नसीरपुर कला गांव में पिछले एक हफ्ते से एक किशोरी लापता है, जिसका पता न लगने से नाराज लोगों ने अब कोतवाली का घेराव किया है। आपको बता दें कि नाराज लोगों ने बताया कि किशोरी 27 नवंबर से गायब है। बावजूद इसके पुलिस लगातार लापरवाही बरत रही है। उधर पुलिस की माने तो नसीरपुर कला के पास गंग नहर में किसी किशोरी के डूबने की सूचना मिली थी। तलाशी के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। करती थी उस लड़के थे, 26 तारीख को भी हुई थी और 27 तारीख को वो उसके साथ गई थी। जिस लड़के से वो बात करती थी रवि। कौन था लड़का गांव में था? रवि। कहाँ का रहने वाला था? मंडावली का। अच्छा, फिर वो कहता था कि तुझे अपनी मम्मी से मिला के लाऊंगा। अच्छा, तब से लापता थी? हाँ जी। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसका ढूंढने का भी प्रयास किया गया, तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीरपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी तलाश भी जारी है। CDR और बाकी एनालिसिस के आधार पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। निकाय चुनाव में देरी की वजह से पीछे किसका? बीजेपी संगठन का चुनाव। निकाय चुनाव के बाद होंगे संगठन के चुनाव। कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण। शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा विभाग। खिलाड़ियों को मिलेगा 4% का लाभ। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर उठे फिर सवाल। अंकिता के परिवार ने की विधायक को केस में आरोपी बनाने की मांग। सवाल, कब मिलेगा अंकिता भंडारी को इंसाफ? और देहरादून की नदी नालों में कूड़ा डालने वालों की अब खैर नहीं। नगर निगम ने अपनाया सख्त रुख। जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की भी दी चेतावनी।